सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक कवर कर लिया था, ये चीजें मैं आपको कल बता चुका था। कल की क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे सॉल्व करने को, ठीक है। तो हम लोग पढ़ क्या रहे थे, एक्सेलरेशन अगर हो रहा है ऑब्जेक्ट में तो उसमें हम चीजों को कैसे फाइंड करते हैं, नॉर्मल फोर्स, फोर्स वगैरह जो भी हमें फाइंड करना हो। और हम लोग ये भी देख चुके हैं कि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हम लोग कैसे वो नॉर्मल फोर्स या अदर चीजें उसमें फाइंड करते हैं। ये सारे मैं लेक्चर आपको करा चुका हूँ, क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है। यस सर। अब कल की क्लास से रिलेटेड ये क्वेश्चन था जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि टू ब्लॉक M1 एंड M2 आर प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। ये देखो डायग्राम, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे इनको रखा गया है, ठीक है। So if they are released from rest, find acceleration of mass M1, M2, tension in the string, net force on pulley exerted by the string। इतनी सारी चीजें हमको यहाँ पे फाइंड करना है। चलो, तो इस डायग्राम को यहाँ पे अलग से मैंने बना दिया है। तो हमें सबसे पहले मतलब इनका एक्सेलरेशन निकालना है दोनों ब्लॉक का, इस स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है, और इन दोनों ब्लॉक ने मतलब जो टेंशन लग रहा है तो इस पुली पे कितना फोर्स लगाया वो भी हमें कैलकुलेट करके यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहला काम तो हमारा यही होगा कि हम M1 ब्लॉक का एबीडी बना लेते हैं। और आपको पता है कि M1 का जो मास है वो कितना है, √3। ये √3 किलोग्राम का इसका मास है, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला था कि जब भी हमें एबीडी बनाना होगा तो हम ऑब्जेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा हुआ था, बिल्कुल इसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पे उठा के रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो इस पे नीचे की तरफ काम कर रहा है ये mg, तो ये हो जाएगा √3g, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है तो स्ट्रिंग में टेंशन भी लग रहा होगा, तो ये लग गया एक यहाँ पे टेंशन T। अब ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है वो तो सेम ही है ना, ये अलग तो है नहीं, स्ट्रिंग स्ट्रिंग तो एक ही है पूरा। जब स्ट्रिंग पूरा एक ही है तो टेंशन भी पूरा एक ही रहेगा, दोनों स्ट्रिंग मतलब पूरी स्ट्रिंग पे सेम टेंशन रहेगा, तो T इधर आ गया। अब इस √3mg के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, ठीक है। तो अब डिपेंड करेगा सिचुएशन के, ये एंगल अगर 30 डिग्री का है तो फिर ये एंगल भी 30 डिग्री का ही होगा, ठीक है। तो इस g√3 का इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा, g√3 cos 30। हाँ, और इसका इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा, g√3 sin 30। यस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये सरफेस वगैरह तो सारी की सारी कैसी है, स्मूथ है, कोई रफ सरफेस तो है नहीं। अब जब रफ सरफेस नहीं है तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि इस पे कोई फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे हम लोग ये चाहे तो नॉर्मल फोर्स और भी बना सकते हैं, लेकिन उसका कोई काम नहीं पड़ेगा हमें, फिलहाल N1 बना दिया, क्योंकि ब्लॉक जो है वो ऐसे परपेंडिकुलर मोशन नहीं कर रहा। ब्लॉक या तो ऊपर की तरफ जाएगा या फिर नीचे की तरफ आएगा, है ना। हाँ, अच्छा, तो ये तो हो गया M1 का एपीडी। अब यहाँ पे हम लोग ये देखना चाहते हैं कि ये ब्लॉक एक्चुअल में जा कहाँ। तो √3 किलोग्राम, ये 1 किलोग्राम, तो ऑब्वियस सी बात है कि √3 ज्यादा है। तो मान लो कि ये ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है, मान लें, हमें श्योर नहीं पता, यहाँ पे हम यहाँ पे कंफर्म नहीं कह सकते कि ये ब्लॉक नीचे ही आ रहा है, क्योंकि एंगल अलग अलग है ना, 30 डिग्री है वो 60 डिग्री। अगर एंगल सेम होते तो ये बात कंफर्म हो जाती कि भारी वाला ब्लॉक नीचे आ रहा है। जैसे मान के चलो कि अगर कोई एक सिंपल सी पुली होती, इस तरह से कोई पुली होती मान लो, ठीक है, यहाँ पे ये पुली कनेक्टेड, एक ब्लॉक ये लगा, एक ब्लॉक ये लगा, मान लो इसका मास 1 है, इसका मास 2, तो ये कंफर्म हो गया ना कि ये वाला ब्लॉक नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, क्योंकि डायग्राम में सीधा सीधा दिख रहा है, सिंपल है। लेकिन यहाँ पे हम इस चीज को कंफर्म नहीं बोल सकते कि कौन सा ब्लॉक नीचे जाएगा और कौन सा ब्लॉक ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग मान ले रहे हैं। अब मानने के बाद हम जो कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करने में हो सकता है कि एक ही वैल्यू नेगेटिव आ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं, मैग्नीट्यूड तो सेम आ गया। अब माइनस साइन किस चीज को शो कर रहा है कि जो डायरेक्शन हम लोगों ने मानी है वो अपोजिट मान ली। जैसे मान लो हम लोगों ने एक्सेलरेशन इसका नीचे माना और ए की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो कंफर्म हो गया कि ए का वैल्यू मतलब ए का डायरेक्शन ऊपर है, नीचे नहीं, बस वैल्यू लेकिन सेम आएगा, मैग्नीट्यूड सेम आएगा, बस पोलैरिटी माइनस प्लस का मतलब आप समझ गए हो, क्यों माइनस आएगा क्यों प्लस आएगा, ठीक है। और प्लस आ गया अगर इनकेस, तो हम लोगों ने सही माना था, बस। तो मान लेते हैं कि ये वाला ब्लॉक जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, मान लेते हैं ए एक्सेलरेशन से। तो अब आप मुझे ये बताओ कि ये g√3 sin 30 बड़ा है कि t बड़ा है, नीचे आ रहा है, नीचे g√3 sin 30 यस। तो ये g√3 sin 30 यहाँ पे जो है वो बड़ा हो गया, इक्वल माइनस लगाएंगे, इक्वल टू इसका मास है √3 और एक्सेलरेशन a है, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब M2 का एबीडी आप बनाओगे अलग से, तो ये हमारा ब्लॉक हो गया M2। यहाँ पे M2 का वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक सेकंड रुको।
m2 को m ना लिख के मैं यहाँ पे m2 की वैल्यू लिख दे रहा हूँ। m की वैल्यू कितना है 1 किलोग्राम। तो यहाँ नीचे की 1 तरफ कितना किलोग्राम। आएगा 1g। ठीक है, अब यहाँ पे ये कांटेक्ट में है ना, तो ये ऊपर की तरफ यहाँ पे लगाएगा नॉर्मल, मान लो n2 लगा रहा है, स्ट्रिंग तो यहाँ पे कनेक्टेड है तो ये T हो गया, ये है ना रस्सी ऊपर की तरफ जुड़ी है तो ये रस्सी में टेंशन T हो गया। अच्छा, अब एक कंपोनेंट 1g का इधर आएगा और एक कंपोनेंट 1g का इधर आएगा, आएगा ना। तो ये वाला जो एंगल है वो कितना हो जाएगा 60। तो ये कंपोनेंट कितना होगा 1g cos 60। हाँ, और ये वाला हो जाएगा 1g sin 60। 1g sin 60। यस। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर √3 किलोग्राम का ब्लॉक नीचे आ रहा है तो ये वाला ब्लॉक ऊपर ही जाएगा। फिर मतलब ये ब्लॉक नीचे आ रहा है तो फिर ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। मतलब ये तो कंफर्म है ना कि इनमें से एक ब्लॉक नीचे आ रहा है और एक ब्लॉक ऊपर जा रहा है, ये तो कंफर्म है, आया ना। यस सर। हाँ, तो अब आप मुझे बता दो इक्वेशन कैसे बना ले हम लोग। यहाँ पे इक्वेशन बनाना है, बताओ। टी बड़ा है कि फिर 1g sin 60 बड़ा है, कौन बड़ा है? टी बड़ा है। टी बड़ा है, तो क्या लिखोगे t माइनस 1g t माइनस 1g 1g sin sin 60 इज इक्वल टू इज 1 इक्वल टू into a। 1a। यस सर। चलो इनको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ गए, बस सॉल्व करना है बस। तो ये देखो t से t कैंसिल हो गया पूरा, है ना। इनको Yes, सॉल्व sir. करो तो ये g√3 तो एज इट इज रहेगा, sin 30 की वैल्यू 1/2 माइनस ये g ऐसे ही रहेगा और sin 60 की वैल्यू √3/2, ये आ गया। इक्वल टू में क्या है, ये देखो यहाँ पे √3a और प्लस का a, ऐसी तो है। अरे 1a, Yes, sir. 1a लिखो या a लिखो। अब ये देखो ये है g√3/2 और ये भी तो है g√3/2, तो ये तो कैंसिल ही हो गए फिर। Yes, sir. यानी यहाँ तो 0 आ गया, यहाँ से आप a को कॉमन कर लो तो √3 + 1, यानी इसको आप डिवाइड में ले आओ, एक्सेलरेशन कितना आ गया 0 ही आ गया फिर तो। आ गया। अब एक्सेलरेशन 0 आ गया का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन 0 आने का मतलब है कि ये ब्लॉक मूव ही नहीं कर रहा है, मतलब टेंशन लगेगा जो भी है, मतलब मूव ही नहीं कर रहे, पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहे, बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस। ना ये वाला इधर आ रहा या ऊपर जा रहा, ना ये वाला इधर आ रहा ना ऊपर जा रहा, बैलेंस है बिल्कुल। इक्विलिब्रियम का केस हो गया ये। लेकिन देखने में ऐसे हमें लग तो नहीं रहा था ना कि इक्विलिब्रियम है, हमें तो देखने में ये लग रहा था ना कि ये या तो नीचे आ रहा होगा तो फिर ये ऊपर जा रहा होगा, या फिर ये वाला ऊपर जा रहा होगा तो ये नीचे आ रहा होगा। देखने में तो मैं ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि दे आर फ्री टू मूव, ब्लॉक्स आर फ्री टू मूव। वो ब्लॉक जो है वो मोशन करने के लिए फ्री तो है, लेकिन वो मोशन कर नहीं रहे हैं, बैलेंसिंग है, बिल्कुल इक्विलिब्रियम हो गया। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना आ गया 0। एक तो आंसर ये आ गया आपका पहले पार्ट का। अब इसमें जो सेकंड वाला केस है कि हमें टेंशन भी निकालना है, तो टेंशन, ये तो हो गया आपका पहला पार्ट, ठीक है। अब टेंशन निकालना है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू को आप फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो, टेंशन आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से सेकंड में रख दो या फर्स्ट में, कहीं भी रख दो। मैं इसको सेकंड में रख दे रहा हूँ, फर्स्ट में भी रखोगे सेम ही आंसर आएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि अलग अलग आ जाए। सेकंड में रखते हैं। यस सर। तो t माइनस ये कितना है 1g sin 60, यानी ये हो जाएगा आपका g√3/2 इज इक्वल टू 1 into a है, a की वैल्यू 0 है। अब आप इस चीज को पूरा उठा के इधर ले आओ, ये तो 0 ही हो गया ना। तो टेंशन कितना आ जाएगा फिर g√3/2, और g का वैल्यू आप चाहो तो 10 रख दो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 10/2 5 होता है और √3, 5√3। ये आ गया टेंशन। ठीक है, क्लियर हो गई ना बात। यस सर। यस सर। अब थर्ड वाले पार्ट में उसने हमसे पूछा था कि पुली पे कितना फोर्स लग रहा है, तो ये हम लोगों ने पुली बना दी। अब पुली पे एक टेंशन इधर की तरफ है और एक टेंशन इधर की तरफ है, ये टेंशन दोनों तो टी रहेंगे ना, क्योंकि ये स्ट्रिंग तो सेम ही है ना, ये स्ट्रिंग थोड़ी अलग अलग है, तो टेंशन तो टी रहेगा, ठीक है। अब आप देखो जरा कि ये एंगल 30 का है, ये एंगल 60 का है, तो फिर ये एंगल कितने का होगा 90 का। 90। तो इनके बीच का ये एंगल कितने का हो गया फिर 90 डिग्री का हो गया। और जब इनके बीच का एंगल 90 डिग्री का हो गया, तो अगर हमें टी नेट निकालना है, नेट फोर्स निकालना है, तो वो टी स्क्वायर प्लस का टी स्क्वायर का अंडर रूट ये आएगा बस। ये तो आपको पता है ना, पैरेललोग्राम लॉ याद करो, मैंने पढ़ाया था आपको। यस सर। तो ये आपका आ जाएगा t√2, ठीक है। और t का वैल्यू आपको पता है 5√3 है, तो कितना हो जाएगा 5√3 इंटू √2, यानी ये आ जाएगा 5√6 न्यूटन आंसर। समथिंग कुछ मतलब इतना ही आ रहा होगा, ठीक है। यस। देख लो एक बार चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ एक्सेलरेशन 0 आ गया, टेंशन √3 √3g/2 आ गया,
और वो फोर्स कितना आएगा, ये T√2, टी की वैल्यू रख देंगे तो ये आ गया। मतलब इसको आप सॉल्व करोगे तो वही आ जाएगा, मतलब ठीक है। मतलब यस यहाँ पे ऐसे लिखा है ना, √3/2 पूरे पे और इनटू में जी का मतलब tan होता है ना, तो सॉल्व करोगे वही आ जाएगा। कोई दिक्कत है? यस सर। नो सर, वो सेकंड इक्वेशन गलत हो गई थी मेरी, इसलिए नहीं आया। हम्म, चलो, तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई ना। यस सर। गुड। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वेइंग मशीन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेइंग मशीन। तो वेइंग मशीन का अब तक जो आप लोग अपने दिमाग में जो चीज बना के बैठे थे कि वेइंग मशीन जो है वो वेट मेजर करती है, तो ये गलत। कुछ नया होगा आप जीवन में। वेइंग मशीन एक्चुअल में मेजर क्या करती है, जैसे आप अपना डॉक्टर क्या जाते हो, वजन तोलता है, वो कितने का है भाई देख लो, खड़े हो जाओ वेइंग मशीन पे, तो वो वेट नहीं बता रहा, वो वेट नहीं बता रहा आपको। वेइंग मशीन जो है वो वेट नहीं बता रही, वो क्या बताती है कि अर्थ ने कितने फोर्स से आपको अट्रैक्ट किया अपने तरफ। आपको मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को, है ना। यानी अ वेइंग मशीन डज नॉट मेजर द वेट। समझ रहे हो, ये ज्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यस अभी सर। तक तो ये पता ही नहीं था कि वेइंग मशीन वेट को मेजर ही नहीं करती। हम तो यही सोचते थे कि वेइंग मशीन तो वेट को ही मेजर कर रही है। ठीक है, तो वेइंग मशीन डज नॉट मेजर द वेट, वेट मेजर ही नहीं करती। करती क्या है फिर? मेजर द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन इट्स अपर सरफेस। मतलब ऑब्जेक्ट की अपर सरफेस पे कितना फोर्स लगा वो बता रहा है वेइंग मशीन। समझ पा रहे हो, वेइंग मशीन डज नॉट मेजर द वेट, वेट नहीं बता रहा। क्या बता रहा वो? मेजर द फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट फोर्स ऑन इट्स एग्जर्टेड अपर बाय सरफेस। मतलब वेइंग मशीन की अपर सरफेस पर ऑब्जेक्ट ने कितना फोर्स अप्लाई किया वो बता रहा है वेइंग मशीन। ठीक है, जैसे मान लो कि ये वेइंग मशीन पे ये इंसान खड़ा है, तो ये वेइंग मशीन पे इंसान मान के चलो कि अगर इसका मास, मान लो ये क्वेश्चन ही है कि अ मैन ऑफ मास 60 किलोग्राम इज स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड, कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन। तो अगर इसका मास यार 60 किलोग्राम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, 60 जी mg लग रहा होगा। और ये वेइंग मशीन इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स भी तो लगा रही होगी ऊपर की तरफ। ये नॉर्मल किसने लगाया? ये नॉर्मल किसने लगाया? वेइंग मशीन ने लगाया। ठीक है, वेइंग मशीन। हाँ। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये वेइंग मशीन इसका ये जो 60 जी है ना, ये वेट नहीं मेजर कर रहा, वेट नहीं बता रहा ये वेइंग मशीन। अरे भाई, नाम ही है उसका वेइंग मशीन, वेट नहीं बताता। लेकिन आपसे जब डॉक्टर बोलता है कि भाई मशीन पे खड़े हो जाओ, देखना है कितना वजन है तुम्हारा, फिर उसने बोला कि पिछले महीने आए थे तब तो 60 किलो के थे, अब तो तुम 50 के रह गए, तो यार वो तो मास है ना। वो तो जो 60 किलोग्राम है या फिर जो 50 किलोग्राम है, वो क्या है? मास। ये वेट थोड़ी है, ये फोर्स है क्या? नहीं, ये तो क्या है? मास है। समझ पा रहे हो? मास। हाँ। अब मास को अगर वेट में कन्वर्ट करना है तो हमें जी से मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना। लेकिन वो तो यस आपको सर। मास बता रहा है, रीडिंग उसमें आप देखते हो तो मास वाली रीडिंग में तो ऐसे घूम रही है, मतलब समझ पा रहे हो? ये तो कुछ मतलब अलग ही है चीजें। तो याद रखना कि वेइंग मशीन जो है वो वेट को मेजर नहीं करता है। वेइंग मशीन किस चीज को मेजर करता है कि उसकी फोर्स अपर एक्सर्टेड बाय सरफेस द पर, ऑब्जेक्ट। हाँ, उसकी अपर सरफेस पर उस ऑब्जेक्ट ने कितना फोर्स अप्लाई किया। किस ऑब्जेक्ट ने? जो ऑब्जेक्ट उसके ऊपर रखी गई है। यानी अगर यहाँ पे हम इस नॉर्मल की बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो नॉर्मल है वो 60 जी के इक्वल हो जाएगा, और जी का वैल्यू आपको पता है 10 होता है, यानी 600 न्यूटन। 600 तो ये जो न्यूटन। 600 न्यूटन है, ये कौन सा फोर्स है? ये वो फोर्स है जो ये इंसान ने, इस इंसान ने जो वेइंग मशीन पे खड़ा है, इस इंसान ने उस वेइंग मशीन की सरफेस पर लगाया। ये वो फोर्स है। अब ये वो फोर्स है तो रीडिंग भी तो इतनी होगी। वही यहाँ पे बोला गया है कि पूरा एबीडी अपन ने इस इंसान का बना लिया। ये मान लो आदमी था तो नीचे की तरफ एमजी, ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा था, तो एन इक्वल टू एमजी। क्यों एन इक्वल टू एमजी क्यों लिखना है? क्योंकि ये मोशन थोड़ी कर रहा है, इक्विलिब्रियम में। कैसा है? इक्विलिब्रियम, मोशन नहीं कर रहा। मोशन नहीं करेगा तो फिर एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। अब जब यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है तो ये नॉर्मल फोर्स और ये एमजी इक्वली तो होगा, तभी तो यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है। मान के चलो कि अगर नॉर्मल यहाँ पे ज्यादा होता तो ये इंसान ऊपर उड़ जाता, अगर एमजी ज्यादा होता तो ये इंसान घुस जाता जमीन में, मतलब वेइंग मशीन के अंदर घुस जाता। लेकिन यहाँ ना ही वो ऊपर की तरफ उठ रहा है ना वो नीचे जा रहा है, इसका मतलब है कि नॉर्मल और एमजी सेम होगा, इक्वल होगा अमाउंट। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा? 600 न्यूटन। सिंपल है, आंसर आ गया, बस खत्म बात। क्लियर है?
यस सर। गुड। कुछ क्वेश्चंस और हैं शायद इस पे, एक मिनट रुको मैं देखता हूँ। मुझे लगता है कि इस पे कुछ क्वेश्चंस और भी थे यार, कहाँ चले गए? नहीं है क्या? नहीं है, मुझे लग रहा था कि शायद है कुछ क्वेश्चंस और। चलो अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं स्प्रिंग फोर्स के बारे में। भाई स्प्रिंग फोर्स का क्या मतलब होता है, इसको मैं आपको डिटेल में थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, और थोड़ा गौर से सुनना भी, क्योंकि बड़ा काम आएगा ये। ठीक है, हाँ, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनने की जरूरत है आप। जैसे हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास, पहले मुझे आप 1 मिनट का टाइम दो, मैं डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, ये केस ए है, ये केस बी है, और ये केस सी है। यहाँ पे हम लोग 3 केस बना ले रहे हैं। मुझे आप थोड़ा सा टाइम देना, बना लेता हूँ फिर समझाता हूँ। हाँ, ये ब्लॉक छोटा सा हो गया, जो वो छोटा नहीं है, मतलब सेमी ब्लॉक है, मतलब ठीक है, वो बन गया छोटा यार धोखे से। ये तीनों सेम ही ब्लॉक है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब अलग अलग ब्लॉक है, तीनों सेम है, आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं। अब 3 केस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मेरी बात को सुनना बस गौर से। ये जो पहला वाला केस है, इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये इक्विलिब्रियम है। ये पहला वाला जो केस है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं कि ये इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब आप समझ ही गए हो कि कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ होगा, मतलब एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे पोजीशन कितनी है? 0। इक्विलिब्रियम का मतलब हम लोगों ने उसको ओरिजिन मान लिया, स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया कि वो इक्विलिब्रियम है, तो अभी कोई भी डिस्प्लेसमेंट उसमें नहीं हुआ। ठीक है, अब जब इसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो फिर इस स्प्रिंग में कोई फोर्स भी नहीं लग रहा होगा, क्योंकि इस केस में तो ये जो स्प्रिंग है वो अपनी नेचुरल लेंथ में है ना। अरे भाई, स्प्रिंग के पास कोई ना कोई नेचुरल लेंथ तो होगा ना, तो स्प्रिंग अभी इनिशियली नेचुरल लेंथ में। अब आपने स्प्रिंग को मतलब एक्सटेंड कर रहे हो, आप इसको खींच रहे हो अपनी तरफ, एक्सपेंशन हो रहा है इसमें। तो जब इस स्प्रिंग में एक्सपेंशन हो रहा है, तो अब आप मुझे ये बताओ कि इस ब्लॉक के अंदर या फिर इस स्प्रिंग के अंदर क्या नेचर है? वो अपनी मेन पोजीशन में वापस जाना चाहे। अरे सीधा सा इतना समझ लो कि इस पोजीशन तक आने की, इसको ले आए हम, इसको मान के चलो कि एक्स डिस्प्लेसमेंट करा दिया हम लोगों ने। अब जब उसको आप एक्स डिस्प्लेसमेंट करा के छोड़ दो मान लो, तो ये ब्लॉक कहाँ की तरफ जाएगा? मतलब और आगे की तरफ जाएगा क्या, कि भाई पीछे लौट के आएगा? पीछे लौट के आएगा। यस, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब है कि ये ब्लॉक जो है वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने की कोशिश कर रहा होगा। ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को, यार किसी भी ऑब्जेक्ट छोड़ो, अपन अभी फिलहाल में स्प्रिंग मास सिस्टम पढ़ रहे हैं, उसको समझते हैं। अगर आप इस ब्लॉक को, इस स्प्रिंग को एक्सटेंड करोगे, ब्लॉक को उसकी मेन पोजीशन से डिस्ट्रैक्ट करोगे, तो उस ब्लॉक पर मेन पोजीशन की तरफ एक फोर्स लगता है। उस फोर्स का नाम क्या होता है? इस फोर्स का नाम क्या होता है? रीस्टोरिंग फोर्स। इस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, मैंने आपको शायद बताया था रीस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स, इसी चैप्टर की शुरुआत याद करो। उस सिंपल पेंडुलम का एक एग्जांपल मैंने बताया था कि अगर यस सर। किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज हो रहा है, तो हम ये कहते हैं कि डिफॉर्मिंग फोर्स है। और अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, मतलब पोजीशन चेंज हो रहा है इन शॉर्ट, तो हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स करता क्या है कि उस पार्टिकल के अंदर ये जनरेट होता है, उस पार्टिकल के अंदर ये जनरेट होता है, उसको ये फील कराता है, उसको ये बताता है कि भैया आपको अपनी मीन पोजीशन में लौट कर जाना है। तो ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर मीन पोजीशन की तरफ ये देखो फोर्स लग रहा है, इसको हम लोगों ने बोल दिया रीस्टोरिंग फोर्स। ये तो हो गया सेकंड केस। अब तीसरा वाला केस जो है, इस ब्लॉक को हम लोगों ने क्या किया? कंप्रेस कर दिया, दबा दिया स्प्रिंग को। तो मान लेते हैं कि इसको एक्स डिस्टेंस तक ही कंप्रेस किया। अब जब आप इसको कंप्रेस करके छोड़ोगे, तो ये राइट साइड में जाएगा या और कंप्रेस हो जाएगा अपने आप से? है मेरे ख्याल से तो राइट ये में जाएगा। राइट में जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक यस सर। नेचर डेवलप हो रहा है, इसके अंदर एक नेचर डेवलप हो रहा है कि उसको अपनी मीन पोजीशन में लौट के जाना है। ठीक है, तो मीन पोजीशन में लौट के जाना है, तो उस पर एक फोर्स अप्लाई हो गया अपने आप से, उसी फोर्स का नाम है यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स।
उसी फोर्स को हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोल दिया है, रीस्टोरिंग फोर्स। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। ओके, तो इसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इसी को हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं स्प्रिंग फोर्स। अब आपको समझने की ये जरूरत है कि अगर मैं इस केस 2 की बात करता हूं, तो केस 2 में ब्लॉक को हम लोगों ने राइट साइड में शिफ्ट कराया था, लेकिन ब्लॉक पर जो फोर्स लगा था वो पीछे की तरफ लगा था, एंगल 180 था। कहने का मतलब मेरा ये है कि इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट थी। ठीक है, अगर हम लोग केस 3 की बात करते हैं, तो केस 3 में भी आप देखो कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रहा था, लेकिन उस पर फोर्स यहाँ लग रहा था। यहाँ पे भी ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट थे। तो इन शॉर्ट हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। माइनस किस चीज को शो कर रहा है, डायरेक्शन को, कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ऑपोजिट हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे आप डिस्प्लेसमेंट उसका मीन पोजीशन से ज्यादा कराओगे, दूर की तरफ ले जाओगे, उस पर रीस्टोरिंग फोर्स उतना ज्यादा जनरेट होता जाएगा। तो हम घर से जब बाहर निकलते हैं, थोड़े मोहल्ले में गए तो कम बेचैनी हो रही है, थोड़ी दूर गए तो और बेचैनी हो रही है, घर जाना है भैया, है, पता चला शहर छोड़ के चले गए तो और लग रहा है मन में कि घर जाना है, देश छोड़ के चले गए, अब तो बहुत ही लग रहा है कि घर तो जाना ही है। मतलब वही है ना कि डिस्प्लेसमेंट आपका जितना होता जाएगा, बढ़ता जाएगा मीन पोजीशन से, फोर्स आपके ऊपर उतना ही अप्लाई होता जाएगा, उतना ही आपको फील आएगा कि आपको मीन पोजीशन में वापस लौट के आना। ठीक है, तो यही होता है हमारा स्प्रिंग फोर्स। अब कांस्टेंट के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे के लगा देते हैं, और के को हम लोग कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। के को हम लोग क्या कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। बताओ इस डायग्राम में, पूरी चीज में क्या कोई समस्या है, कोई डाउट है? नो सर। नो सर। गुड। तो अब यही पे मैंने सारी चीजों को लिखा हुआ है, ये बेसिक थ्योरी है जो आप पढ़ सकते हो। फोर्स कितना लग रहा है, F इक्वल टू माइनस का KX लग रहा है। ठीक है, के यहाँ पे क्या, स्टिफनेस कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर होता है। अरे यूनिट तो निकालना मतलब बच्चों का काम हो गया अब तो आपके लिए, इतने चैप्टर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अब तो यूनिट आप निकाल ही लोगे। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है। डिस्टेंस में डिस्प्लेसमेंट मीटर, लो यूनिट आ गया, उसमें क्या है, न्यूटन पर मीटर, सिंपल है, तो वही लिखा है। अब व्हेन स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग फोर्स इज 0। क्यों, देखो नेचुरल लेंथ मैंने ये बताया आपको पहला केस, तो यहाँ पे नेचुरल लेंथ के केस में अगर हम देखेंगे कोई स्प्रिंग में एक्सटेंशन हुआ नहीं हुआ, तो यहाँ इस केस में x कितना है, यहाँ पे 0, और जब x ही 0 हो गया तो फिर फोर्स कितना आ जाएगा, 0 यार, है। तो ये तो मैं पहले ही लिख चुका हूँ ना दोनों बातें, तो भाई यहाँ पे लिखा है, तो बस आपको ये समझ में आ गया। ये बेसिक थ्योरी है जो आप पढ़ेंगे, हालांकि लिखा वही है जो मैंने अभी समझाया आपको, परेशान मत हो। ठीक है, क्लियर हो गई बात इतनी? यस सर। वेरी गुड। कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, देखते हैं। क्वेश्चन करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि 2 ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ 2 मीटर। ये डायग्राम देखो आप, यहाँ पे ये जो 2 ब्लॉक कनेक्टेड हैं इस स्प्रिंग के साथ, 2 मीटर की लेंथ है इस स्प्रिंग की। द फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग इज 200 न्यूटन पर मीटर। ये फोर्स कांस्टेंट का मतलब है कि के की वैल्यू हमें दी गई है 200। ठीक है, फाइंड स्प्रिंग फोर्स इन द फॉलोइंग सिचुएशन। अब हमें स्प्रिंग फोर्स निकालना है। दो सिचुएशन हमारे सामने, पहला है if block A and B both are displaced by 0.5 meter in the same direction। मतलब ये कौन सी बात हुई सर? देखो, जैसे अगर पहले वाले केस में वो बोल रहा है कि दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, तो अब जैसे आप सुनना मेरी बात को, मैं डायग्राम को बना रहा हूँ। ये हो गया ब्लॉक ए, ये हो गई स्प्रिंग, ये हो गया ब्लॉक बी। अब वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दोनों के दोनों ब्लॉक सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब सेम डायरेक्शन में उसने हमसे बताया तो है नहीं, मतलब कि राइट में जाने के लेफ्ट में, तो हम कोई भी मान लेंगे। तो मान लेते हैं कि ये बी ब्लॉक राइट में जा रहा है, तो फिर ए ब्लॉक भी राइट में ही जा रहा है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। तो ये 2 मीटर की स्प्रिंग है। अब आप मुझे ये बताओ कि जब ये दोनों ब्लॉक एक साथ एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यार स्प्रिंग में कोई भी एक्सटेंशन होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। सर। क्या स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन होगा? नहीं होगा। नो सर। आपको ये तो नहीं लग रहा है कि ब्लॉक ए पास की तरफ आ रहा है तो ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी? नहीं भैया, ब्लॉक बी भी तो आगे की तरफ ही जा रहा है। हाँ, अगर ब्लॉक बी यहाँ पे रुका होता तो फिर ये ब्लॉक जब ए आगे की तरफ आता तो इस केस में हम बोल सकते थे कि इस स्प्रिंग में क्या हो गया, कंप्रेस हो जाती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों के दोनों एक साथ एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं मोशन, तो इसका मतलब है कि इस स्प्रिंग में कोई भी कंप्रेशन नहीं होगा, कोई भी एक्सटेंशन नहीं होगा। तो इस केस में x कितना हो जाएगा, 0। 0। और जब यार x की वैल्यू 0 हो गई तो फिर फोर्स कहां से लाओगे स्प्रिंग?
कहाँ मिलेगा फोर्स, बताओ कहीं मिलेगा? तो ये देखो आप पहले वाले पार्ट में कि सिंस बोथ ब्लॉक आर डिस्प्लेस्ड बाय 0.5 मीटर इन द सेम डायरेक्शन सो चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज जीरो। चेंज इन लेंथ कोई है ही नहीं स्प्रिंग में, जीरो है, हेंस द स्प्रिंग फोर्स इज जीरो। तो स्प्रिंग फोर्स भी यहाँ पे कितना हो जाएगा, जीरो। क्लियर होगी बात? जीरो। ठीक है, चलो बी पार्ट में बोला गया कि इफ ब्लॉक ए एंड बी बोथ आर डिस्प्लेस्ड बाय 0.5 मीटर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब ये बात काम की है, यहाँ पे ये थोड़ा सही है पार्ट, इसको भी समझो। नहीं सही तो मतलब सारे क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब, ठीक है सर अभी तक जो क्वेश्चन करा रहे थे वो सही नहीं थे क्या, यही सही है क्या, ऐसा सोच लेते हैं बच्चे, होते हैं। देखो अब ये 2 मीटर है, अब वो क्वेश्चन में ये बोला कि ये दोनों ब्लॉक अपोजिट जा रहे हैं, अपोजिट अपोजिट। इसका मतलब है कि ब्लॉक बी को अगर हम मान लेते हैं कि राइट में जा रहा है तो ब्लॉक ए फिर लेफ्ट में जा रहा हो। अपोजिट तो यही होता है यार, अपोजिट क्या होता है, यही तो होता है। यस सर। अब आप सुनना, ये ब्लॉक बी कितना गया आगे, 0.5 मीटर। गया ना 0.5 मीटर आगे, और Yes. ब्लॉक ए भी कितना आगे गया, 0.5 मीटर आगे गया। 0.5 मीटर। ठीक है, तो स्प्रिंग कितनी खिंच गई टोटल, स्प्रिंग में टोटल एक्सटेंशन कितना हो गया, 0.5 प्लस 0.5, यानी पूरा का पूरा 1 मीटर स्प्रिंग में एक्सटेंशन हो गया, हाँ या ना? यस सर। ब्लॉक बी गया 0.5 इधर, ब्लॉक ए गया 0.5 इधर, तो स्प्रिंग टोटल कितनी खिंच गई, 1 मीटर। अब आप यार ये मत सोचना कि सर ब्लॉक बी जा रहा था राइट में, ब्लॉक ए जा रहा था लेफ्ट में, ये तो कैंसिल हो जाने चाहिए थे सर। अरे भैया गए हैं ना, वो गए तो है ना, स्प्रिंग तो खिंची है ना, टाइट हुई स्प्रिंग, एक्सटेंशन हुआ स्प्रिंग, कितना हुआ, 1 मीटर। अब जब 1 स्प्रिंग मीटर। में एक्सटेंशन 1 मीटर हो गया तो फोर्स तो आ ही जाएगा ना, स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू के इनटू एक्स, सॉरी, तो स्प्रिंग कांस्टेंट तो 200 था 200। और एक्स की वैल्यू 1 है, तो फाइनली यहाँ से फोर्स जो है वो 200। कितना आ जाएगा, 200 न्यूटन। ये आ गया आंसर। 200 न्यूटन। चेक कर लो भाई सही पढ़ा रहे कि नहीं, देखो 200 न्यूटन, ये चेक करना जरूरी है, सही पढ़ा रहे, चल क्या रहा है। कोई डाउट है बताओ? नो सर। वेरी नाइस, ठीक है चलो। इसके बाद ये क्वेश्चन आ गया, इसके बाद ये क्वेश्चन आ गया, तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा, ठीक है। बोला क्या गया है कि फोर्स कांस्टेंट ऑफ अ स्प्रिंग इज 100 न्यूटन पर मीटर। तो फोर्स कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि के की वैल्यू हमको दी गई है 100। इफ अ 10 किलोग्राम ब्लॉक इज अटैच्ड विद द स्प्रिंग इज एट रेस्ट देन फाइंड एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। हमें यहाँ पे एक्सटेंशन बताना है, समझो। देखो यहाँ पे के का वैल्यू हमें कितना दिया गया है, 100, के का वैल्यू हमें कितना दिया गया है, 100 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अब इस ब्लॉक में हमको एक्सटेंशन बताना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इस ब्लॉक का एबीडी बना लेंगे अलग से। तो ये 10 किलोग्राम का ब्लॉक था, यस सर। तो नीचे की तरफ इसमें आ जाएगा 10 जी, mg, और ऊपर की तरफ लगेगा इस पे स्प्रिंग फोर्स एफ, एफ स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। हाँ, तो अब आप कर ही लोगे, अब तो दिक्कत है ही नहीं। तो एफ इक्वल टू किसके हो जाएगा, 10 जी के, एफ इक्वल टू 10 जी के हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है, 0, क्योंकि ब्लॉक मोशन नहीं कर रहा है इसलिए एक्सेलरेशन 0 है। और एफ को अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि के एक्स लिखते हैं, ये इक्वल टू में 100, तो के का वैल्यू भी 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100, तो फाइनली एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 मीटर। लो आंसर आ गया। 1। कहाँ दिक्कत है भाई, देखो ये 1 मीटर तो आ रहा है। यस सर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन की आप लोग बात करो, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो जल्दी से एक बार। तो इसमें बोला क्या गया है हमसे कि 2 ब्लॉक्स, कहाँ गया, हाँ, 2 blocks A and B of same mass M attached with a light spring as are suspended by a string as shown in the figure. Find the acceleration of block A and B just after the string is cut. हमें बताना है कि जब इस स्ट्रिंग को काट देंगे यहाँ से, उसके जस्ट बाद A और B का एक्सेलरेशन क्या होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर हम ब्लॉक ए की बात करते हैं, बिना कटे हुए, जब स्प्रिंग मान लो कटी नहीं थी, सॉरी स्ट्रिंग, तो जब स्ट्रिंग को नहीं काटा गया था, तो ब्लॉक बी पर, यहाँ पे अगर हम ब्लॉक बी का एपीडी बनाते हैं तो ब्लॉक बी का नीचे की तरफ वेट लग रहा होगा,
और ये जो स्प्रिंग है, Yes, तो sir. स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है तो उसको टी नॉट से ऊपर. डिनोट कर दिया। Yes, हाँ, sir. तो अभी तो ये मोशन नहीं कर रहा जब काटा नहीं है स्ट्रिंग को, जब स्ट्रिंग को काटा नहीं है तब तो ये मोशन नहीं कर रहा ना अभी। तो इस केस में ये टी नॉट एम जी के ही तो इक्वल होगा, ठीक है। और अगर हम ब्लॉक ए का एफबीडी अलग से बनाते हैं तो ब्लॉक ए के एफबीडी में नीचे की तरफ क्या काम कर रहा है, देखो एक तो उसका एमजी, MG दूसरा ये और एक स्प्रिंग भी कनेक्टेड है, स्प्रिंग भी तो उस पर Yes, टेंशन sir. लगाएगा, और ऊपर की तरफ स्ट्रिंग है वो टी है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि ब्लॉक ए और बी का एफबीडी देखो, आप ब्लॉक बी का देखो और ब्लॉक ए का देखो, इनमें से मुझे आप एक्शन रिएक्शन पेयर बताओ जरा, बताइए। ए और बी दोनों को आप देख के बताओ मुझे एक्शन रिएक्शन पेयर कौन कौन से हैं इसमें। अरे मैंने कई बार आपको बताया कि एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होता है, सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना। तो टी नॉट को देखो आप, टी नॉट को, Yes, sir. ये बी पे लग रहा है ऊपर की तरफ लेकिन ए पे लग रहा है नीचे की तरफ, मैग्नीट्यूड नीचे की तरफ है ना। हाँ, तो यहाँ टी नॉट की वैल्यू डायरेक्शन एमजी है। अलग. अच्छा, यहाँ पे अगर इक्वेशन आप लिखना चाहते हो इस केस में तो इक्वेशन क्या लिख सकते हो, ऊपर की तरफ लग रहा है टी, नीचे की तरफ क्या लग रहा है टी नॉट और एमजी, ये हो जाएगा। अब टी नॉट की ये जो वैल्यू है उसको Yes, उठा के यहाँ रख दो, तो उससे टी इज इक्वल टू कितना आएगा, एमजी प्लस एमजी यानी 2mg। ये आ गया देखो टेंशन, 2mg आ गया कि नहीं। yes, yes, sir. ओके, लेकिन अब वो हमसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि अब इसने स्ट्रिंग को काट दिया यहाँ से, ठीक है। तो जैसे ही आपने स्ट्रिंग को काटा होगा उसी टाइम पे अगर हम बात करें, जिस टाइम पे स्ट्रिंग को आपने काट दिया जस्ट उस टाइम की अगर हम लोग बात करते हैं तो उस टाइम पे ए के ऊपर जो ब्लॉक ए हम लोगों ने बनाया था उसके ऊपर नीचे की तरफ तो एक एमजी लगी रहा था और उस पे टी नॉट भी लग MG. रहा था, ऊपर वाला जो टेंशन था वो तो खत्म हो जाएगा क्योंकि ये स्ट्रिंग Yes, तो कट sir. चुकी है। अब जब ये स्ट्रिंग कट चुकी है तो अब तो नीचे की तरफ मोशन करने लगे। मान लेते हैं कि ए का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ए है और बी का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ए बी है, नीचे आ रहा है ना अब तो ये मोशन कर रहा है ना। अब जब ये मोशन कर रहा है तो फिर Yes, एक्सेलरेशन sir. है उनके पास यार, बिना उसके एक्सेलरेशन कहां से आएगा, बिल्कुल एक्सेलरेशन। तो यार मतलब बच्चों सीधी सी बात है कि ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन सॉरी टेंशन खत्म हो गया, ऊपर वाला फोर्स खत्म हो गया, नीचे की तरफ आ रहा है, इसका एक्सेलरेशन ए मान लेते हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पे बताओ आप मुझे, यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी बताओ आप मुझे। यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी टी नॉट प्लस एम जी, देखो अब बनेगी क्योंकि ये दोनों Yes, के sir. दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, ठीक एक है। ही डायरेक्शन में. और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये आ गई हमारे Mass पास, into acceleration. समझ गए। ये देखो इक्वेशन यही तो है, Yes, पूरी sir. सेम है। अब अगर हम यहाँ पे बी का एफबीडी बनाते हैं अलग से तो बी का, मैंने इसके लिए पेज नहीं छोड़ा, एक तो दिक्कत हो गई। तो यहाँ पे अगर हम लोग बी का एफबीडी बना लेते हैं तो बी का एफबीडी कैसे बनेगा बताओ। बी वाले पे ब्लॉक पे कोई फर्क नीचे पड़ेगा MG. क्या, बी वाले ब्लॉक पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो बी पे नीचे की तरफ क्या काम करेगा एमजी और ऊपर की तरफ तो वही टी MG नॉट ही काम करेगा। ऊपर स्प्रिंग. Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे जो टी नॉट है तो वो तो एमजी के इक्वल हो T जाएगा naught ना। minus MG. ओहो एक मिनट सॉरी टी नॉट यहाँ एमजी के ये इक्वल नहीं तो हो जाएगा, कहने का मतलब मेरा ये था T कि naught. ब्लॉक वी पे भी तो एक्सेलरेशन है नीचे, Yes, sir. तो अब एमजी यहाँ पे बड़ा होगा क्योंकि नीचे एक्सेलरेशन है, ऊपर है टी नॉट तो ये छोटा हो गया, इक्वल टू में क्या लिखोगे आप एम ए। MA. अच्छा, टी नॉट का वैल्यू भी देखो आप, पहले इनिशियली हम लोग निकाले थे एमजी था, तो ये एमजी तो पहले से है, एक और एमजी आ चुका है और इक्वल टू में एम इंटू ए है। ये बी का एक्सेलरेशन, ये तो कैंसिल हो गए, तो यहाँ से फिर बी का एक्सेलरेशन कितना आएगा 0। 0. तो बी वाले ब्लॉक का तो एक्सेलरेशन 0 हो गया। तो अब आप यहाँ से ये निकाल लो, टी नॉट की वैल्यू यहाँ पे रख दो, ए का एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका। तो टी नॉट कितना है एमजी है, प्लस ये एक और एमजी है, इक्वल टू ये एम इंटू ए है। तो ये एम तो सारे कट गए, जी प्लस जी कितना हो गया 2g, तो एक्सेलरेशन ए का कितना आ जाएगा 2G. 2g। बस ये आंसर आ गया 2G. देखो, ए बी का 0 आ रहा है और ए का Yes, sir. 2g आ रहा है। कोई डाउट, क्लियर है ना, कोई दिक्कत है बताइए। No, sir. वेरी गुड, अच्छा तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया है ये क्वेश्चन भी, ठीक है।
अब इस क्वेश्चन को आप लोग प्लीज ट्राई करना, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करना, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आपको ट्राई करना है। ये 2-3 क्वेश्चन है आपके लिए, ये होमवर्क है आपका। 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ घर के लिए, इनको आप लोग प्लीज ट्राई करना। स्प्रिंग बैलेंस पे ही है, मतलब आसान ही है, परेशान मत हो। जैसे हम लोगों ने वेइंग मशीन पढ़ा, जैसे हम लोगों ने स्प्रिंग फोर्स पढ़ा, वैसे ये स्प्रिंग बैलेंस है। स्प्रिंग बैलेंस में भी क्या होता है कि इट डज नॉट मेजर द वेट, ये भी वेट को मेजर नहीं करता। जैसे वेइंग मशीन भी वेट को मेजर नहीं करता था। वेइंग मशीन किस चीज को मेजर करता था कि वेइंग मशीन की ऊपर सरफेस पर ऑब्जेक्ट ने कितना फोर्स अप्लाई किया। तो वैसे ही स्प्रिंग फोर्स का भी, स्प्रिंग बैलेंस का भी काम है। इट मेजर द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द हुक। हुक लगा होता है, हुक, हुक लगा है, ये देखो हुक लगा है, ये छोटा सा हुक। जैसे वो आप लोगों ने शायद देखा हो, घरों में वो आते हैं सिलेंडर देने, उनके पास होती है स्प्रिंग बैलेंस, यस सर। उसमें हुक लगा होता है। वो वजन तोल के बता देखो, या देख लो, या पूरा है, पूरा खाली नहीं है ना, वही चीज है। लेकिन वो जो होता है ना, वो वेट को मेजर नहीं करता। अपन उसमें हाँ यार पूरा तो है, पूरा है, पूरा भैया, पूरा पूरा नहीं है, वेट नहीं है वो क्या है कि ऑब्जेक्ट ने हुक पे कितना फोर्स अप्लाई किया, उस सिलेंडर ने उस हुक पे कितना फोर्स अप्लाई किया, वो बता रहा है। दैट इज स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो अब जैसे Yes, मान sir. लेते हैं कि ये ब्लॉक यहाँ से कनेक्टेड है स्प्रिंग से, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, यहाँ पे टेंशन, और नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg। Tension. हाँ तो बस यार, mg. मोशन तो हो नहीं रहा, तो T इक्वल टू mg, बात खत्म। लो, उसमें क्या है, क्लियर। Yes, अब sir. इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ये आप लोग करना, ये नहीं बता रहा, सेम है बिल्कुल, मतलब बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, आसान है, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक, ठीक है। Yes, sir. हाँ, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंस्ट्रेंट मोशन। मतलब ये आप मान के चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंस्ट्रेंट मोशन। 2 तरह के कंस्ट्रेंट हैं, एक होता है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट और एक होता है वेज कंस्ट्रेंट, ठीक है। ये हमें कवर करना है नेक्स्ट क्लास में, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट और वेज कंस्ट्रेंट, यानी कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ना है हमको अब नेक्स्ट क्लास में, ओके। बोलो Yes, sir. यस सर। ओके। तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है। चलो, थैंक यू। थैंक यू सर।